नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स ऑप्शनल की लाइव क्लास में। एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 44. ओके, सो इन दिस 44th लेक्चर वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ टारगेट एंड व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल. ओके, देखिए दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको कोलिजन समझा दिया था. ओके, ये जो कोलिजन यहाँ पे वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन जो हो रहा है, इसके बारे में मैंने समझा दिया था कि किस तरह से जो m1 मास का तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो u1 वेलोसिटी से चलता हुआ आता है, जहाँ u1 बड़ा होता है u2 से, वो चलता हुआ आता है और m2 मास के ऑब्जेक्ट से टकराता है जो कि u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है. ठीक है ना. तो u1 बड़ा होता है u2 से, इसलिए कोलिजन होता है. ठीक है, कोलिजन होने के बाद में v2 बड़ा हो जाता है v1 से. ठीक है ना, v2 बड़ा हो जाता है v1 से और ये ऑब्जेक्ट्स दूर जाने लगते हैं. ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई थी. अब देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल एंड व्हाट इज़ टारगेट हियर. अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल एंड व्हाट इज़ टारगेट ओवर हियर, तो मैं ये क्लियरली कह सकता हूँ कि टारगेट मेरा जो चलता हुआ आता है, जैसे m1 u1 वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा था, तो m1 वॉज प्रोजेक्टाइल. ओके, मतलब जो टकराता है, ठीक है ना, जो टकराता है वो प्रोजेक्टाइल होता है, और जो जिस पे टक्कर होती है यानी कि m2, ठीक है ना, m2 पे टक्कर हुई तो m2 इज़ टारगेट. समझ में आ रही है बात. सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस कंसेप्ट, बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ यूज़ ऑफ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन. ठीक है ना, वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यही मोमेंटम के प्रिंसिपल ही लगेंगे, कोलिजन का, इलास्टिक कोलिजन का प्रिंसिपल ही लगेगा. लेकिन टारगेट और क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल, ये बात पता होना चाहिए. ठीक है. सो m1 जो ऑब्जेक्ट है u1 वेलोसिटी से जो आ रहा था उसको प्रोजेक्टाइल कहा गया और इसको टारगेट कहा गया, क्योंकि ये नहीं टकराया है दोस्तों. ठीक है ना, ये आके इससे टकराया है. ठीक है ना, तो जो आके टकराता है वो प्रोजेक्टाइल होता है, और जिस पे टक्कर होती है, जैसे m2 पे टक्कर हुई तो m2 इज़ द टारगेट. कॉमन सेंस ही बता रहा है. ठीक है ना, फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका टारगेट है, ठीक है ना, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में यदि वो जा रहा है तो ये तो टक्कर नहीं मारी. m2 इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसने तो टक्कर नहीं मारी. टक्कर तो m1 नहीं मारी ना भाई आके इसके ऊपर. समझ में आ रही बात, क्योंकि ये पीछे से आया, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, u1 ज़्यादा थी u2 से, तो इसीलिए ये आके टकराया. सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं प्रोजेक्टाइल और टारगेट को. सो प्रोजेक्टाइल इज़ m1 ओवर हियर एंड टारगेट इज़ m2 ओवर हियर. ठीक है. नाउ यदि मैं सिस्टम, चूँकि ये इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है ना, चूँकि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन को के आई, यानी कि के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दिखा देता हूँ, इज इक्वल टू के ऑफ होगा. ठीक है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वाली और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन वाली सेम होती है इन केस ऑफ क्या, इन केस ऑफ वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन. ठीक है ना, ये तो बता दिया. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंसेप्ट कैसा आता है कि मान लीजिए कि मेरा जो अभी यहाँ से कंसेप्ट शुरू होता है एक्चुअली, कि मान लीजिए मेरे प्रोजेक्टाइल और मासेस, मतलब जो मेरा m1 है जो कि मेरा प्रोजेक्टाइल है और m2 जो मेरा टारगेट है, मान लीजिए वो सेम मास के हों, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m. ठीक है ना, वो सेम मास के हों, तो क्या होगा, जो ये u1 वेलोसिटी से आ रहा था ये u2 वेलोसिटी से जा रहा था, तो कोलिजन होगा. उसके बाद में जो m1 है वो u2 वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा, और जो m2 है वो u1 वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा. यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है. समझ में आ रही है बात. सो अगर हमारा टारगेट और प्रोजेक्टाइल का मास इक्वल होता है और कोलिजन इलास्टिक है, सो द वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड बेसिकली. ठीक है ना. अगर और एक यहाँ पे खास बात यह है कि यदि u2 0 के बराबर है, यानी कि ये अगर हमारा टारगेट रेस्ट पे था
तो प्रोजेक्टाइल रेस्ट पे आ जाएगा कोलिजन के बाद, और टारगेट उसी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा, जो यहाँ लिखी हुई है बात। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अवर प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अवर प्रोजेक्टाइल, यदि मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछूं तो क्या आएगा आपका आंसर? देखिए मैं बताता हूँ क्या आएगा आपका आंसर। देखिए, मान लीजिए मैं एक न्यूक्लियस लेके बैठा हूँ, ठीक है। न्यूक्लियस मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट की है, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट मान लीजिए यूरेनियम है मान लीजिए, ठीक है। यू यानी कि यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम की न्यूक्लियस में लेके बैठा हूँ। अगर मैं न्यूट्रॉन को इस पे बम्बार्ड करूँगा, इस न्यूक्लियस पे, ठीक है ना, न्यूट्रॉन को इस ऐसा दिखा देता हूँ, ठीक है। और मान लीजिए मैं इस न्यूट्रॉन को इस न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करने की कोशिश करता हूँ, तो इस न्यूट्रॉन को यदि इस न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करूँगा तो न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोलिजन होगा, और न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जब कोलिजन होगा तो जो न्यूट्रॉन अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो न्यूक्लियस को प्रदान करेगा। समझ में आ रही है बात? तो न्यूक्लियस को अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा प्रदान करेगा। तो यहाँ पे जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस न्यूक्लियस का कोलिजन चूंकि इलास्टिक है, तो न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस का सिस्टम अगर मैं एक मान लूँ, तो जो न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस का कोलिजन को मैंने इलास्टिक माना है, इसलिए न्यूट्रॉन प्लस न्यूक्लियस का जो सिस्टम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम होगी। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर मैं अकेले न्यूट्रॉन को यदि मैं देखूँ तो ये न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस को कुछ अपने काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा प्रदान करेगा, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का न्यूट्रॉन प्लस न्यूक्लियस के काइनेटिक एनर्जी का सम बिफोर कोलिजन क्या स्थिति थी कि न्यूक्लियस रेस्ट पे थी, ठीक है ना। बिफोर कोलिजन न्यूक्लियस रेस्ट पे थी और न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया था, तो न्यूट्रॉन वाज मूविंग। तो न्यूट्रॉन इज अवर प्रोजेक्टाइल एंड न्यूक्लियस इज अवर टारगेट, ठीक है ना। सो ये न्यूट्रॉन हाई वेलोसिटी से आया, न्यूक्लियस से टकराया, तो न्यूट्रॉन की कोलिजन के पहले की न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए हाफ m1 u1 स्क्वायर थी मान लीजिए, ठीक है ना। और न्यूक्लियस की उस समय कितनी थी? 0 थी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन तो ये हो गई, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन? मान लीजिए जो तुम्हारा न्यूट्रॉन है उसका मास m1 तो है ही, लेकिन उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 स्क्वायर, ठीक है, v1 हो जाती है उसकी वेलोसिटी। तो व्हाट विल बी द सिचुएशन आफ्टर कोलिजन? हाफ m2, न्यूक्लियस भी कुछ वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी, तो मान लीजिए v2 स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी हैव अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल, वो प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज द फंडा बिहाइंड दैट। लेकिन यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो तो कंजर्व्ड है दोस्तों। लेकिन मैं अकेले न्यूट्रॉन की बात करूँ, यानी कि मैं अकेले प्रोजेक्टाइल की बात करूँ, विदाउट कंसिडरिंग द टारगेट, अकेले प्रोजेक्टाइल की बात करूँ, तो डोंट यू थिंक कि प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी कम हुई है? क्योंकि प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर थी और आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस में 0 था, इक्वेलिटी के राइट साइड में प्लस में इतनी बड़ी क्वांटिटी आई है हाफ m2 u2 स्क्वायर, तो नेचुरली ये जो क्वांटिटी है ये वाली, ये जो क्वांटिटी है इसको छोटा होना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? सो दैट्स वाई हाफ m1 v1 स्क्वायर विल बी स्मॉलर देन हाफ m1 u1 स्क्वायर, यानी कि न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम हुई है सिस्टम की बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस को अगर एक सिस्टम मान लिया, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस को यदि एक सिस्टम मान लिया तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी बिफोर आफ्टर कोलिजन। लेकिन अकेले न्यूट्रॉन को कंसिडर करूँ तो बिफोर कोलिजन न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका कुछ लॉस होएगा न्यूक्लियस से टकराने के बाद, क्योंकि न्यूक्लियस रिबाउंड करेगी, रिकॉइल करेगी न्यूक्लियस। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज़ द कंसेप्ट, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये और क्लियर होता जाएगा।
पर पहले हम कुछ ये वाला स्पेशल केस देख लेते हैं कि जब ये वाला स्पेशल केस क्या है, जब दोनों का मास सेम होगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसी कोई हाइपोथेटिकल न्यूक्लियस है। ठीक है, ऐसी कोई न्यूक्लियस होती नहीं है, ऐसी न्यूक्लियस आपकी हाइड्रोजन की होती है। ठीक है ना, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस होती है। ठीक है, मान लीजिए मैं हाइड्रोजन की न्यूक्लियस की बात करूं। ठीक है, ये मैं मान लीजिए मेरी हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है ना, एक ही प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में। और जो मैं यहाँ पे बम्बार्ड कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं इस पे बम्बार्ड करता हूँ न्यूट्रॉन को। ठीक है, 1 न्यूट्रॉन को। ठीक है, अब ये सिचुएशन में आप ये बात भली बात ही जानते हैं कि न्यूट्रॉन का जो मास होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस यानी क्या है, प्रोटॉन ही है। न्यूट्रॉन तो जीरो होते हैं ना हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में, बचपन में पढ़ रखा है। तो एक प्रोटॉन की आपकी हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है और एक न्यूट्रॉन को आप इस पर बम्बार्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या दोस्तों, देखिए एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन की जो मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। ठीक है ना, अप्रॉक्स सेम होता है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट अप्रॉक्स सेम होता है। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ठीक है ना, तो ये वाली सिचुएशन अप्लाई हो जाएगी दोस्तों, ये वाली सिचुएशन अप्लाई हो जाएगी। इसकी जो वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन u1 थी, इसकी u2 थी जो कि 0 के बराबर थी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मान लीजिए रेस्ट पे था। ठीक है, और इनका मास भी बराबर है, यानी ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, v1 यानी कि न्यूट्रॉन की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 के बराबर होगी, तो वो 0 हो जाएगी, मतलब न्यूट्रॉन रेस्ट पे आ जाएगा। न्यूट्रॉन विल कम टू रेस्ट एंड दिस हाइड्रोजन की जो न्यूक्लियस है वो इसी u1 वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है ना, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस u1 वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी। यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि हाइड्रोजन की न्यूक्लियस की वेलोसिटी v2 है कोलिजन के बाद, तो v2 u1 के बराबर है, तो u1 से मूव करना शुरू कर देगा हाइड्रोजन एंड दिस मूविंग न्यूट्रॉन विल कम टू रेस्ट। ठीक है ना, सो मूविंग न्यूट्रॉन रेस्ट पे आ गया कोलिजन के बाद, v1 = 0 से पता चल रहा है। तो मूविंग न्यूट्रॉन यदि रेस्ट पे आ गया कोलिजन के बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ न्यूट्रॉन के। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी दोस्तों। सिस्टम अगर न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी का सम करोगे, ऐड करोगे, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन प्लस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, उसका सम इक्वल होगा न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन प्लस हाइड्रोजन की न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ऑफ द न्यूट्रॉन प्लस हाइड्रोजन न्यूक्लियस सिस्टम इज द सेम एज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन न्यूक्लियस सिस्टम। ठीक है ना, बट ये बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन तो सेम है, लेकिन अगर मैं अकेले न्यूट्रॉन को कंसिडर करूँ तो क्या काइनेटिक एनर्जी का लॉस 100% नहीं हुआ न्यूट्रॉन का। क्यों 100% लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का न्यूट्रॉन के, क्योंकि इसके पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके न्यूट्रॉन आया था और हाइड्रोजन न्यूक्लियस से टकराने के बाद में न्यूट्रॉन स्टॉप हो गया। न्यूट्रॉन स्टॉप हो गया, इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी पूरी 100% लॉस हो गई तुम्हारे प्रोजेक्टाइल की। ठीक है ना, टारगेट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, और प्रोजेक्टाइल क्या है, न्यूट्रॉन है। तो प्रोजेक्टाइल केम टू रेस्ट आफ्टर कोलाइडिंग विथ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस से टकराने के बाद में प्रोजेक्टाइल रेस्ट पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस 100% हुआ है न्यूट्रॉन के। समझ में आ रही बात। तो ये जो मैं बेस बना रहा हूँ इस कंसेप्ट का अभी यूपीएससी का PYQ सॉल्व करने में काम आने वाला है। ठीक है ना, इस कंसेप्ट का काम आने वाला है। और एक कंसेप्ट का काम आएगा दोस्तों, जो इसके बाद वाला कंसेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका भी काम आएगा। ठीक है ना, यही जो स्पेशल केस है कोलिजन का, इलास्टिक कोलिजन का जो स्पेशल केस है, इसी का काम फिर से पढ़ने वाला है। ठीक है, सो आँख लगा गड़ाए रखिएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे M2 इज़ वेरी मच ग्रेटर देन M1। ठीक है ना, M2 बहुत बड़ा है मान लीजिए M1 से। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ M2, आप यहाँ देखिए पीछे जाके, M2 यानी कि तुम्हारा टारगेट है, M1 यानी कि तुम्हारा प्रोजेक्टाइल है। ठीक है ना, तो अगर मैं टारगेट को अत्यधिक हैवी बना दूँ, ठीक है, टारगेट को अत्यधिक हैवी बना दूँ और प्रोजेक्टाइल बहुत हल्का है टारगेट की तुलना में, तो ये कैसी सिचुएशन होगी दोस्तों।
ये ऐसी सिचुएशन होगी, न्यूक्लियस और इसके टर्म्स में समझते हैं कि मान लीजिए मैं कोई हेवी मेटल की न्यूक्लियस लेके बैठा हूँ। हेवी मेटल मतलब कौन सा हेवी मेटल? मान लीजिए कोई बहुत हेवी मेटल है, मान लीजिए यूरेनियम ही मान लो अभी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि यूरेनियम का मास नंबर कितना 238 होता है, ठीक है ना। मान लीजिए यूरेनियम 238 है, तो मास नंबर कितना है उसका? 238 है, ठीक है ना। और मान लीजिए मैं एक न्यूट्रॉन को ही इस पे बम्बार्ड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यूरेनियम 238 पे। तो यहाँ पे m1 यानी कि न्यूट्रॉन का मास है जो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली, और m2 यानी कि यूरेनियम का मास है जो कि 238 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे m2 जो है बहुत बड़ा है तुम्हारे m1 से, यानी कि प्रोजेक्टाइल से तुम्हारा टारगेट बहुत हैवी है, और जो तुम्हारा ये है, जो तुम्हारा टारगेट है वो रेस्ट पे है, यानी यूरेनियम की न्यूक्लियस मान लीजिए रेस्ट पे है। तो ये न्यूट्रॉन आके इससे टकराएगा, और ये चूंकि न्यूट्रॉन का मास बहुत कम है यूरेनियम के मास से, 238 टाइम्स कम है न्यूट्रॉन का मास, तो ऑलमोस्ट जिस वेलोसिटी u1 से न्यूट्रॉन टकराएगा यूरेनियम की न्यूक्लियस से, उसी वेलोसिटी से न्यूट्रॉन रिबाउंड कर जाएगा। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज द कंसेप्ट ओवर हियर, ठीक है ना। हालांकि ये पाया गया है दोस्तों कि न्यूट्रॉन ऐसी सिचुएशन में रिबाउंड करना चाहिए था, पर वो करता नहीं है। क्यों नहीं करता रिबाउंड? वो इसलिए रिबाउंड नहीं करता दोस्तों क्योंकि ये यूरेनियम 238 की जो न्यूक्लियस है वो इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना, और यूरेनियम 239 बना देती है। तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है यूरेनियम की न्यूक्लियस, तो इसीलिए ये इलास्टिक कोलिजन करके रिबाउंड नहीं करता, ये कोलिजन इन इलास्टिक हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया यूरेनियम की न्यूक्लियस ने। पर यदि ये एब्जॉर्ब नहीं करता सपोज, तो न्यूट्रॉन ने उसी वेलोसिटी से रिबाउंड करना चाहिए था जिस वेलोसिटी से न्यूट्रॉन टकराया आके। समझ में आ रही है बात? इसलिए v1 इक्वल टू माइनस u1 के बराबर है, क्योंकि वेलोसिटी अपोजिट हो गई। समझ में वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इसलिए। समझ में आ रही है बात आपको? अब ये तो ये वाला केस हो गया। अब मान लीजिए मैं ऐसा केस लेता हूँ कि मेरा जो ये है, मेरा जो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना, मेरा जो प्रोजेक्टाइल है यानी कि m1 वो बहुत भारी लिया मैंने, और m2 यानी कि आपका जो टारगेट है वो बहुत हल्का है और प्रोजेक्टाइल बहुत भारी है, ठीक है। सो दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ और मान लीजिए ऐसा कोई किस्सा लेता हूँ कि मैं यूरेनियम की न्यूक्लियस को, यूरेनियम 238 की न्यूक्लियस यहाँ रखता हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की न्यूक्लियस क्या है? 1 एटॉमिक मास यूनिट इसका मास होगा, ठीक है ना, क्योंकि अकेले प्रोटॉन की न्यूक्लियस होती है हाइड्रोजन की, ठीक है। एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा हाइड्रोजन की न्यूक्लियस का मास नंबर, यानी कि मास मान लीजिए, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट। और यूरेनियम 238 का मास कितना होगा? 238 एटॉमिक मास यूनिट। और मैं इस यूरेनियम की न्यूक्लियस को मान लीजिए इस हाइड्रोजन पे बम्बार्ड कर रहा हूँ, तो कौन सा केस हो गया ये? मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ द टारगेट, ठीक है ना। तो टारगेट हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन है और हमारा प्रोजेक्टाइल U238 है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके पहले वाले केस में जस्ट अपोजिट था। इसके पहले वाले केस में क्या था? जो तुम्हारा टारगेट था वो बहुत हेवियर था और प्रोजेक्टाइल हल्का था, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल बहुत हेवी है लेकिन टारगेट हल्का है इसमें, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों कि देखिए ये कौन सी सिचुएशन है, U2 इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन है। ये U1 है और ये U2 है, ठीक है ना। तो U2 तो 0 है क्योंकि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या है? रेस्ट पे है, तो U2 तो 0 के बराबर है। समझ में आ रही है बात? सो V1 विल बी इक्वल टू U1, ठीक है ना। तो मतलब जिस वेलोसिटी से यूरेनियम 238 आया था उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, और ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ये इसी की डबल वेलोसिटी से यानी कि 2U1 से चलने लगेगा। यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं जो पिछले क्लास में समझाया था मैंने, कि मान लीजिए कोई बॉल है और एक ट्रक है, ठीक है ना। और ट्रक मान लीजिए बॉल रेस्ट पे है, रोड पे पड़ा हुआ है, रेस्ट पे है,
और जो ट्रक है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। ये इसका मतलब समझा ही देता हूँ मैं। देखिए, जो आपने फार्मूले डिराइव किए थे ना, ठीक है, जो आपने यहाँ पे फार्मूले डिराइव किए थे ये वाले फार्मूले, ठीक है, तो ये वाले फार्मूले में ही अगर मैं ये अप्रॉक्सीमेशंस पुट करूँ, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशंस पुट करूँ, ठीक है, तो क्या होगा। देखिए, मान लीजिए मैं एक ट्रक लेता हूँ, ठीक है, मेरा एक ट्रक है और एक बॉल है, ठीक है। सो बॉल को मान लीजिए टारगेट है, बॉल मान लीजिए टारगेट है, यानी कि u2 इक्वल टू 0 है। ट्रक u1 वेलोसिटी से आ रहा है, u1 मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, और बॉल रेस्ट पे पड़ा हुआ है, और मान लीजिए इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन है, बॉल और ट्रक के बीच में, ठीक है ना। सो दिस ट्रक विल कम एंड विल हिट द बॉल, ठीक है ना। सो आफ्टर कोलिजन ट्रक की वेलोसिटी किसके बराबर होगी, v1 के बराबर, और बॉल की किसके बराबर होगी, v2 के बराबर, ठीक है ना। ये तो हमारा कन्वेंशन है। अब होगा क्या दोस्तों कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल यानी कि ट्रक, ठीक है ना, और टारगेट यानी कि बॉल, तो प्रोजेक्टाइल बहुत हेवी है और टारगेट बहुत हल्का है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है ना, वो उसी वेलोसिटी से चलता रहता है अप्रॉक्सीमेटली, जो इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी कोलिजन के पहले, उसी से चलता रहता है। और जो तुम्हारा जो टारगेट है, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, और जो तुम्हारा टारगेट है यानी कि बॉल जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर से, v2 इक्वल टू क्या है, 2u1 है, तो 120 किलोमीटर पर आवर से मूव करना शुरू कर देगा तुम्हारा टारगेट, ठीक है ना, डबल वेलोसिटी से। जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल मारा था तुमने फेंक के, उससे डबल वेलोसिटी में टारगेट मूव करना शुरू कर देगा। समझ में आ रही है ना बात। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पेशल केसेस। और ये स्पेशल केसेस मैथमेटिकली कैसे प्रूव हुए, ये वाले जो फार्मूलेज आपने कल डिराइव किए थे, ये जो फार्मूलेज कल डिराइव किए थे, इनमें ही अप्रॉक्सीमेशंस पुट करोगे। जैसे m1 को बहुत बड़ा ले लोगे m2 से, तो m1 माइनस m2 वाली टर्म में अगर m1 बहुत बड़ा होगा m2 से, तो m2 को यहाँ 0 ले लोगे, ठीक है ना, तो ये टर्म चली जाएगी। समझ में आ रही बात। इस तरीके के अप्रॉक्सीमेशंस आपको लेके करवाया था मैंने, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये आपको करना, आपको खुद घर जाके करके देखना है, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स अवर असली कंसेप्ट, ठीक है ना। जो हमारा असली का कंसेप्ट है उसके ऊपर अब हम चलते हैं, जो कि है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्रोजेक्टाइल टू टारगेट, ठीक है। यूज ऑफ D2O एज अ मॉडरेटर इन स्लोइंग डाउन न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ रही बात। सो देखते हैं, ठीक है दोस्तों, इस कंसेप्ट को अगले क्लास में ही करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा कंसेप्ट है दोस्तों। सो आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलरेडी द वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग। नेक्स्ट क्लास विल कम टुमारो, as I am busy nowadays, so I could not upload more than one video in a day, but soon I will be uploading 4 or 5 videos in a day. Okay, so thank you very much.